नमस्ते साथियों, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। आज हम सेकंड ग्रेड के अंदर पढ़ने जा रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है और इसी हिसाब से अधिकांश जो प्रतियोगी है उनके द्वारा ये जो चैप्टर है वो छोड़ दिया जाता है। हम बहुत सेलेक्टेड चीज इसमें से पढ़ेंगे और जहां से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को हमने मोटे रूप से दो भागों में बांटा है। फर्स्ट आ जाएगा गणितीय माध्य और एक आ जाएगा स्थितीय माध्य। गणितीय माध्य में देखें समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। और स्थिति संबंधी माध्य में आ रहे हैं माध्यक या मध्य का यानी कि मीडियन, बहुलक और विभाजन मूल्य। तो अब हम देखते हैं यहां से क्वेश्चन कहां से आ सकता है। देखो विभाजन मूल्य में ध्यान रखना, विभाजन मूल्य में जो मध्यिका है ना, मध्यिका में अपन 2 कर रहे हैं, चतुर्थक में अपन 4, अष्टक में 8 आ जाएगा, दशमक में 10 आ जाएगा, ऐसे शतक भी आ सकता है आपका परसेंटाइल। तो आपको क्या करना है, यहां से केवल क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में का निम्न में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है ना। और आपको दिया सकते हैं समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य या बहुलक। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा किसमें नहीं आ रहा। देखो सबसे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है, का निम्न में से स्थितीय संबंधी माध्य नहीं है, और वो आ जाएगा मध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य और फिर आपको दे सकता है गुणोत्तर माध्य। तो हम जो देखते हैं कि अधिकांश नाम क्या लिया जाता है, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक का लिया जाता है। तो हम उन्हें सही मानकर और फिर हम जैसे कि बहुलक ले रहे हैं या गुणोत्तर माध्य ले रहे हैं, हम उसे क्या कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सी चीज नहीं आ रही है। तो गणितीय माध्य में आ जाएंगे, वापस एक बार रिपीट करें, गणितीय माध्य में आ जाएंगे समांतर माध्य, फिर आ जाएगा गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, और स्थिति संबंधी में आ जाएंगे माध्य, मध्यिका, बहुलक और विभाजन मूल्य, जिनमें चतुर्थक आ सकता है, पंचमक आ सकता है, अष्टमक, शतमक, दशमक है ना, इस प्रकार से आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नों के प्रकार, यानी कि प्रत्येक श्रेणी है, प्रत्येक जो अपन को विभाजन मूल्य दे रखे हैं या स्थिति और गणितीय माध्य दे रखे हैं, तो इनमें किन प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। तो प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर हमने प्रश्नों को 3 भागों में बांटा है। व्यक्तिगत श्रेणी, केवल व्यक्तिगत मूल्य दिए होंगे, ऐसी स्थिति में आपका जो सवाल होगा उसमें क्या होगा, केवल आपको पद मूल्य यानी कि एक्स दे रखा होगा। नेक्स्ट आता है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में आपके साथ में पद के साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, और अखंडित या सतत श्रेणी में वर्ग के साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम जो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर वो केवल व्यक्तिगत श्रेणी के करेंगे, और व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर ही, उनकी विशेषताओं के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो अधिकांश कहाँ से आते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी से आते हैं। तो हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो समांतर मध्य में, फिर मध्यिका में और फिर बहुलक में, इनमें देखेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी के जो प्रश्न होते हैं उनको किस प्रकार से उनका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो केवल एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे तीनों के, और फिर इनके आधार पर इनकी विशेषताओं को हम समझेंगे। अब हम समझ रहे थे कि समांतर माध्य के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें समांतर माध्य किसे बोल रहे हैं। जो सामान्यतः हम छोटी कक्षाओं में जिसे हम औसत कहते हैं, वो हमारा समांतर माध्य है। और हम औसत का जो सूत्र लगाते थे, क्या लगाते थे या डेफिनेशन कैसे थे, कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी कि राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग लगाते हुए हमारा आपका जो औसत या आपका समांतर माध्य आ जाता है। अब हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन 3 क्वेश्चनों को हम करेंगे। ये दे रखा फर्स्ट का, किसी कक्षा के 8 छात्रों के हिंदी विषय में जो प्राप्तांक है वो 3, 9, 5, 7, 10, 8, 5 तथा 9 है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो सूत्र है, देखो हमने सूत्र निकाला था एक्स बार बराबर जो एक्स यानी कि अपन जो पद दे रखे हैं ना, उनका अपन को सिग्मा समेशन करना है ना, तो उनका योग करेंगे और संख्या का भाग लगाएंगे। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा हो कि आपको समांतर माध्य दे रखा और पदों की संख्या दे रखी है, तो हम पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसका इधर गुणा कर लिया। तो क्वेश्चन कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हमारा जो सूत्र हो जाएगा औसत का एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो यहाँ भी सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछ रखा है, तो हमारा सूत्र आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, यानी कि जो पद दे रखे हैं इनका हमको योग करना है। ये व्यक्तिगत मूल्य दे रखे हैं ना, यानी कि जो 8 विद्यार्थी दे रखे हैं उनकी व्यक्तिगत वैल्यू दे रखी, इसे हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। तो ये आ रहा है, योग करें हम तो ये आ जाएगा 3 और 9 12 और 5 17 और 7 24 और 10 34 और 8 42 और 5 47 47 और 9 56। तो ये हमारा आ जाएगा 56 56 बटा पदों की संख्या दे रखी है 8, तो 8 के साथ ही 56, तो आपकी जो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7। तो ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके देखते हैं। तो ये दे रखा है अगला क्वेश्चन का, किसी वितरण में 10 14 5 एक्स 9 8 6 15 14 व 7 संख्याएं, और जिनका एक्स बार यानी कि हमको समांतर माध्य दे रखा है, और एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि हमें इस एक्स की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है हमें साथियों, बस केवल हमारा जो सूत्र है उसी में संख्याएं अप्लाई करनी है। तो हम देखिए हमको एक्स बार दे रखा है, तो एक्स बार आ जाएगा 10,
अब हमें योग करना है, यानी कि x यानी कि जो पद दे रखे हैं उन पदों का योग करना है। तो देखो x को हम अलग लिख लेते हैं फर्स्ट में, इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि अचर मूल्य आ जाएगा। शेष जो संख्याएं दे रखी है उनका हम योग करते हैं, तो ये आ जाएगा 10 और 14 24, सॉरी 10 और 14, हाँ 24, 24 और 5 29, 29 और 8 38, 38 और 8 46, 46 और 6 52, 52 और 15 67, 67 और 4 71 और 10 81 और 7 88। तो ये आ जाएगा आपका 88। और पदों की संख्या हमें कितनी दे रखी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पदों की संख्या में दे रखी है 10। पक्षांतर करें, इधर गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 इंटू 10 और ये आ जाएगा हमारा 88 प्लस एक्स। नेक्स्ट देखिए ये आ जाएगा आपका 100, 88 प्लस एक्स, एक्स इधर रखा तो ये आ जाएगा 100। पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 100 में से 88 जाएंगे तो आपका जो x बराबर कितना आ जाएगा 12। तो ये जो आपके आंसर हो जाएंगे वो आ जाएंगे x बराबर 12। तो जो हमने अज्ञात जो मूल्य दे रखा था उस मूल्य को ज्ञात करना भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन ये भी कि यदि 10 छात्रों का औसत भार 45 किलोग्राम है व 15 छात्राओं का औसत भार 40 किलोग्राम है, तो सभी छात्रों का यानी पूरी कक्षा का हमें औसत भार ज्ञात करना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, छात्रों का हम देख सकते हैं कि कुल वजन कितना हो रहा है, छात्राओं का कुल वजन कितना हो रहा है और फिर पूरी संख्याओं का अपन भाग लगा सकते हैं। इन्हें हम सामूहिक समांतर माध्य भी कहते हैं। और इसका जो सूत्र आता है वैसे इस प्रकार से आता है, x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये जो आ रहा है ये आ जाएगा छात्रों का, यानी कि एक जो समूह दे रखा उसका कुल भार, फिर ये गुणा करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, दूसरे समूह का कुल भार आ जाएगा और ये आ जाएगा बटे कुल संख्या आ जाएगी। हम करते हैं तो x बार देखो फर्स्ट का क्या दे रखा है, तो 10 छात्र दे रखे और 45 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 45 इंटू 10 यानी कि छात्रों का कुल भार। छात्राओं का कुल भार तो ये आ जाएगा 40 और ये आ रही 15 छात्राएं और बटे 10 प्लस 15 आ जाएगा। हम देखते हैं कुल वजन जो आ रहा है छात्रों का वो कितना आ रहा है 450, छात्राओं का जो कुल वजन आ रहा है 15 चौक 60, ये आ जाएगा आपका 600 बटे आपका आ जाएगा 25। नेक्स्ट देखते हैं योग करते हैं, ये आ जाएगा आपका 1050 बटा 25, भाग लगाएंगे 25 चौक 100, 5 बच जाएंगे 50 हो जाएंगे, 25 दूनी 50। तो यह पूरी कक्षा का जो औसत भार आ जाएगा वो आ जाएगा 42 किलोग्राम। तो देखो ये बहुत इजी सवाल है, तो हो सकता है इस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछ लिए जाए। तो ये हमारे हो जाएंगे समांतर माध्य। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ हम देख रहे थे मध्यिका। मध्यिका का आशय हो जाएगा कि वह मूल्य जो समंक माला को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे वो आपका मध्यिका कहलाएगा। तो देखिए हम व्यक्तिगत श्रेणी में इसका जो सूत्र आएगा, सबसे पहले समंक माला को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना। आप जो आपको सीरीज दे रखी है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सेट करेंगे। तो आरोही अवरोही क्रम में जमाएंगे, ये वाली चीज मोस्टली जो प्रतियोगी या छात्र होते हैं वो भूल जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना, आरोही या अवरोही क्रम में सबसे पहले जमाना है, डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। फिर दे रखा सूत्र n+1/2 वे पद का मान, यानी कि सूत्र आ जाएगा m बराबर n+1/2 वे पद का मान, यानी कि ये जो पद आएगा है ना उसकी जो वैल्यू होगी है ना वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि ये जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नहीं होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। हम क्वेश्चन करके देखते हैं। ये दे रखा है निम्न समंकों से मध्यिका ज्ञात करनी है, आपको दे रखा 8 12 5 10 4 15 और 13। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने बोला था हमको आरोही या अवरोही क्रम में जमाना, तो सबसे पहले हम ये आ जाएगी क्रम संख्या और ये हमारा आ जाएगा पद। हमें क्रम संख्या दे रखी है, यह संख्या दे रखी है हमें 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले छोटे से बड़े क्रम में चल रहे, तो सबसे पहले छोटी संख्या देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ रही है 4, फिर उसके बाद 5, 5 के बाद देखते हैं तो फिर आपका आ जाएगा 8 10 फिर 12 फिर 13 और फिर आपका सातवां क्रम पर आ जाएगा 15। सूत्र आ रहा है हमारा m = n+1/2 वे पद की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, इसका मान ज्ञात करना है। तो यह आ जाएगा n यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या में 7 दे रखी है, 7 + 1/2, यह आ जाएगा 8, 8/2 4। ये 4 आंसर नहीं है ना, ये जो दे रखा है इस पद का मान, और देखो इस पद का जो मान आ रहा है यानी कि चौथे पद की वैल्यू, ये चौथा पद आ रहा है 1 2 3 4 और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10। तो आपका जो मीडियन आएगा वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये समंक माला के क्या आ रहा है, ठीक है सेंटर में आ रहा है आरोही या अवरोही क्रम में
सेट करने के बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या पदों की संख्या अगर सम संख्या में आ जाती है और फिर दशमलव में आता है तो हमें क्या करना है। तो देखा निम्न समंकों का हमें एम ज्ञात करना है। सवाल वो का वही है, एक जो बढ़ रहा है वो हमारा क्या आ जाएगा 18 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम वही आरोही अवरोही क्रम में जमाएंगे, फिर हम पदों को लिखेंगे। तो इस बार हमारे पदों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 8। देखते हैं सबसे छोटी संख्या वो हमने लिखी 4, फिर आ गया 5, 5 के बाद आ रहा है हमारे 8, 10, 12, 13, 15 और 18। अब यह हमको सूत्र का प्रयोग करना है। अब ये बात ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ विषम संख्या आ रही तो हमने +1 कर दें, यहाँ से +1 को गायब कर दें। सूत्र वो का वही रहेगा, यानी कि यह आ जाएगा हमारा n+1/2, है ना। फिर देखते हैं n, ये जो हमें दे रखा वो दे रखा 8, 8 + 1/2, यह आ जाएगा हमारा 9/2, यानी कि 4.5 वे पद का मान। 4.5 आंसर नहीं है, हो सकता है कभी ऑप्शन में अगर ये दे रखे हो तो इनको हमें आंसर नहीं लगाना, ये विशेष करके ध्यान रखना। अभी भी देखना है कि हमें 4.5 है ना इस पद की वैल्यू ज्ञात करनी। तो देखो 4.5 कहाँ आएगा, 4.5 ठीक सेंटर में। तो यहाँ पर हम इन दोनों पदों की वैल्यू का योग कर लेंगे, तो हमारा सूत्र आगे थोड़ा सा और बढ़ेगा, वो आ जाएगा चौथे पद की वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम प्लस वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम, और दोनों का योग करके और फिर हमें क्या करना है, क्योंकि 2 हरा इसलिए 2 का भाग लगाना। अब देखो चौथे पद की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है 10, पांचवें पद की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 12/2, यह आ जाएगा 22/2, और तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, है ना। अब 11 इसमें नहीं है। अब हो सकता है कि यदि अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर नहीं पढ़ा होगा और ऑप्शन में अगर आपको 11 दे रखा होगा तो आप अनुमान तो लगाएंगे कि 11 तो इसका आंसर नहीं हो सकता, है ना। तो ये ध्यान रखना 11 इसका आंसर है ना। तो ये क्वेश्चन एक अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, और हम केवल व्यक्तिगत श्रेणी के क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे नहीं देखेंगे, वो बहुत ज्यादा डीपली हो जाते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल व्यक्तिगत श्रेणी के सवाल देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये ध्यान रखना है ना। तो आरोही अवरोही क्रम में जमाना है, इस बात को नहीं भूलें। फिर नेक्स्ट दे रखा लास्ट में आपको बहुलक, है ना, बहुत सामान्य चीज है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है बहुलक से तो केवल थ्योरेटिकल पोर्शन में आ सकता है। तो बहुलक वह मूल्य होता है जो समंकमाला में सर्वाधिक बार आता है, कि जिस चीज की पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है उसको हम बहुलक कहते हैं। तो ये हमें सूत्र दे रखा है ना, बहुलक को जेड के द्वारा हम इंगित करते हैं, और हमको दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है, ये समंक दे रखे आपको जेड ज्ञात कर रहा है। तो 3, 5, 8, 6, 7, 4, 6, 2, 3, 5, 6, 10, 5, 6, तो किस पद की जो पुनरावृत्ति हो रही है सर्वाधिक बार हो रही है ना। तो 6 पद की हो रही, तो जो हमारा 6 पद है वो सर्वाधिक बार आ रहा है, तो आपका जो बहुलक होगा जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा है समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। वापस ध्यान दें, समांतर माध्य में राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, मध्यिका में हमें क्या करना है, सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में जमाना और n+1/2 वे पद के की वैल्यू ज्ञात करनी, और बहुलक में जो चीज सर्वाधिक बार रिपीट होती है वो आपका बहुलक हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अब इनके आधार पर हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम देख रहे हैं समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक में जो आपस में रिलेशन क्या है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि अगर सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो वो क्वेश्चन यहां से आने की संभावना है ना। इसलिए इसको ध्यान से देखना, इस रिलेशन को देखना, और इस रिलेशन के आधार पर क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए विशेष करके ध्यान दें। आपको एकमात्र सूत्र याद करना है, वो आ जाएगा z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, है ना। अपन को m इज इक्वल टू भी याद नहीं करना, हमें x बार इज इक्वल टू भी याद नहीं करना, हमें केवल z बराबर 3m माइनस 2x बार याद करना है। हम देखें 3 क्वेश्चन दे रखे हमें, ये दे रखा है m इज इक्वल टू 50, x बार का वैल्यू दे रखी 3.5 दे रखी, और z की वैल्यू ज्ञात करनी। तो सूत्र हमें लगाना है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, यह आ जाएगा 3 इंटू एम की जो वैल्यू दे रखी है हमें वो दे रखी है 50 माइनस 2 इंटू एक्स बार की वैल्यू दे रखी है हमें 60, यह आ जाएगा 50 का गुणा करते हैं 150 माइनस 120, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 30। तो z का जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये दे रखा है z इज इक्वल टू 42 यानी कि बहुलक, मध्यिका बराबर 46 और x बार ज्ञात करना है। अब हमें x बार का कोई सूत्र, इसको व्यवस्थित करके कोई 3 सूत्र याद नहीं करना, आपको केवल एक सूत्र याद करना। यह आ जाएगा z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। जहां पर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू लिखेंगे, तो हमें
बहुलक की वैल्यू दे रखी है जेड की 42, ये आ रहा है 3 इंटू आपका आ जाएगा 46 माइनस 2x बार, जो कि अपन को फाइंड करना ज्ञात करना, वो उसे हम यथावत रख लेंगे। फिर ये आ जाएगा 42, हम गुणा करते हैं, 6 18 की 8 हासिल लगा 1, 4 12 12 और 1 13 माइनस 2x बार, माइनस का 2x बार इधर लेके आ जाते हैं और संख्या को उधर लेके आ जाएंगे, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस की संख्या आएगी तो इधर माइनस की हो जाएगी। 2x बार इज इक्वल टू, हम 138 में से 42 घटाते हैं ना, तो 38 को 4 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 96, यानी कि x बार इज इक्वल टू 96/2, क्या आ जाएगा आपका 48, यानी कि x बार की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 48। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये दे रखा है z इज इक्वल टू, ये दे रखा है अपन को 42, x बार इज इक्वल टू 24 और m फाइंड करना है। सूत्र हमारा वो आ जाएगा z बराबर 3m माइनस 2x बार, z हमें दे रखा है 18 और इस बार m की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, और ये दे रखा हमें 2x बार और x बार की वैल्यू दे रखी है आपको 24, ये आपको दे रखा है 18 3m माइनस 24 दूनी 48, इधर लेके आ जाते हैं, ये आ जाएगा 18 प्लस 48 बराबर 3m, योग करेंगे 8 और 8 16 की 6 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, ये आ जाएगा आपका 3m, इधर ये अगर गुणा में है इधर आएगा भाग में आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 66/3, तो जो m आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो ये साथियों बहुत इजी है, केवल हमें एकमात्र शुद्ध सूत्र जो है वो याद करना है, ये z बराबर 3m माइनस 2x बार। बाकी सारे क्वेश्चन या वो चलो m ज्ञात करना है, x बार ज्ञात करना है, m ज्ञात करना है, केवल एक ही सूत्र सारी चीजें हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम केवल एक सूत्र याद रखेंगे, बहुत इजी पक्षांतर करें, प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान रखें, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हल कर लेंगे। अधिकांश छात्र केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को छोड़ देते हैं और केवल थ्योरेटिकल पोर्शन, मांग पूर्ति मांग किलो छोड़ेंगे, राष्ट्रीय आय छोड़ेंगे और केंद्रीय प्रवृत्ति माप छोड़ेंगे, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान से समझना। एक बात तो मैं आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखना एक्स बार, हालांकि कुछ डीपली चीजों में आएगा, ये देखो आपका जो सवाल दे रखा होता है उसमें 3 चीजें होती है, या तो तीनों चीजें आपस में बराबर होती है, या एक्स बार सबसे बड़ा होगा उससे छोटा एम और सबसे छोटा जेड होगा। ये जब हम विषमता पढ़ते हैं जब और बड़ी कक्षाओं में, तो उस समय एम सेंटर में आता है, और अगर ऋणात्मक विषमता होती तो भी एम सेंटर में आता है। तो कभी क्वेश्चन में ये थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है आपको, हमेशा ध्यान रखना एक्स बार और जेड के बीच की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी एम आएगी। देखो यहाँ पर भी देखते हैं, इस चीज को टेली करें, आपका एम जेड आ रहा है, देखो एक्स बार ये आ गया और फिर एम ये आ रहा है, इसका मतलब जेड इससे भी क्या हो जाएगा, फिर अगर ये कम है तो फिर इससे भी कम होगा, तो जेड आपका क्या आ गया 30 आ गया। यहाँ देखें अपन को जेड दे रखा है, देखो 42 और एम दे रखा है, तो देखो ये सेंटर में आएगा, ये इससे कम है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 46 से भी ज्यादा एक्स बार होगा, तो ये हमारा क्या आ गया 48 आ गया। मतलब ये अगर सेंटर में है और ये इधर है एक तरफ है, तो इसकी दूसरी तरफ क्या आएगा फिर आपका है ना एक्स बार आएगा। यहाँ देखें जेड दे रखा और ये दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ठीक सेंटर में क्या आ जाएगा आपका एम आ जाएगा। तो देखो 18 और 22 के बीच में कोई वैल्यू आई है ना, तो वो आ रही 22। तो देखो बहुत मोटे रूप से ये वाली चीज भी पता चल जाती है। अगर मान लो ये ध्यान रखना चाहे तो ये ध्यान रख सकते हैं हम का एम की वैल्यू सेंटर में आएगी, अगर एक तरफ अगर एक संख्या दे रखी है तो उसके ठीक दूसरी तरफ उसकी वैल्यू आएगी, है ना। तो यहाँ से भी आपको बहुत सारा आइडिया लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम देख रहे थे कि अति महत्वपूर्ण, यानी कि हमने जो तीनों समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक को बहुत ध्यान से समझा, उसके आधार पर क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। साथियों यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। कभी कभी न्यूमेरिकल की तुलना में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो और ज्यादा टफ हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना इन चीजों को। फर्स्ट आ रहा है समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग। अगर हम एक्स बार से अगर विचलन लेते हैं, है ना, तो ऐसी स्थितियों का योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि हमको पद दे रखे हैं, पद में से हमने एक्स बार को घटाया, तो यानी कि अगर हम पदों में से एक्स बार को घटाते हैं, एम को घटाते हो या जेड को घटाते हैं, तो एक्स बार से घटाने की कंडीशन में इसका जो योग होगा वो क्या आ जाएगा, आपका शून्य आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस माध्य को घटाने पर, किस माध्य को पदों से घटाने पर उनका योग होता वो शून्य हो जाता है, तो वो क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। एक साथियों में एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो माध्य है, माध्य के अंदर सभी आ रहे हैं, है ना। माध्य का मतलब ये नहीं है कि आप समांतर माध्य समझ जाए, समांतर माध्य होगा तो समांतर माध्य बताया जाएगा, है ना। तो माध्य का मतलब ओवरऑल सारे सारे माध्य हैं।
तो ये आ जाएगा नेक्स्ट आ रहा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य, है ना। यहाँ माध्य का मतलब हमारा आ जाएगा समांतर माध्य से, है ना। समांतर माध्य जो होगा वो क्या होगा, n+1/2 होता है। यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्या, जैसे मान लो हमको अगर 1 से 10 तक, यानी कि प्रथम 10 संख्या है। प्राकृत का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से प्रारंभ होने वाली, और पूर्ण संख्या है जो 0 से प्रारंभ होती है। तो जो प्राकृत संख्याएं आ रही है, तो हम अगर ये कहते हैं कि प्रथम 10 संख्याएं, तो प्रथम 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से 10, तो यह आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 10 + 1/2, 11/2, तो आपका जो इसका जो x बार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य n+1/2 होता है। हो सकता है कभी सूत्र पूछ ले, या डायरेक्ट ये बोलते हैं कि प्रथम 10 संख्या, प्रथम 20 संख्या आ गई, अगर प्रथम 20 आ जाएगी तो 20 + 1/2 21, यानी कि 10.5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, समांतर माध्य एक ऐसा माध्य है जो सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है ना। देखो सुनना ध्यान से ना, विशेषताओं के आधार पर अपन क्वेश्चन भी करेंगे। समांतर माध्य हमने क्या किया था, समेशन x/n, यानी कि सारे ही पदों का योग किया, तो सारे ही पदों का समावेश हो रहा था, तो सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है। फिर आ रहा है मध्यिका और बहुलक पर सीमांत पदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, सीमांत पद, है ना, बिल्कुल प्रारंभ में और बिल्कुल अंत में ना, इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। किस पर, तो देखो सब समांतर माध्य में तो सभी पद मूल्य आ रहे थे, लेकिन बहुलक में और जो मध्यिका आएगी उसमें सारे पद मूल्य नहीं आ रहे, यानी कि सीमांत जो पद है वो नहीं आ रहे। जैसे कि हम देखें, हमने मध्यिका ज्ञात किया तो हमने क्या किया, आरोही अवरोही क्रम में जमाया, फिर n+1/2 पद का मान निकाला। तो साथियों ऊपर वाले पद और लास्ट वाले पद छूट गए, ठीक सेंटर में जो अपन क्वेश्चन आ रहे थे केवल वही, उन्हीं चीजों को हमने शामिल किया। तो इसका मतलब जो सीमांत पद आ रहे हैं, है ना, सीमांत है ना, यानी कि बिल्कुल प्रारंभ और बिल्कुल बाद में, उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है ना, गुणात्मक तथ्यों का अगर अपन को माध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या उपयोगी है, मध्यिका। यानी कि जो गुणात्मक तथ्य आ रहे हैं, जैसे कि हमारे आ जाएगा ईमानदारी आ गया, स्वास्थ्य आ गया, या धन का वितरण आ गया, इस प्रकार की अगर कोई चीजें अगर पूछी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए मध्यिका सबसे उपयोगी रहता है। फिर नेक्स्ट दे रखा हमें फैशन, है ना, मौसम पूर्वानुमान या व्यापारिक पूर्वानुमान में बहुलक उपयोगी होता है ना, इंपॉर्टेंट है। फैशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, का वर्तमान में अगर ड्रेसेस हो गई, है ना, जूते के आकार हो गए, है ना, अगर ऐसी कोई चीज अगर पूछ ली जाती है ना, तो वो क्या आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा फैशन से रिलेटेड हो जाएगा, और उसके लिए जो बहुलक होगा बहुत उपयोगी होगा। एक व्यापारिक पूर्वानुमान, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, व्यापारिक या व्यवसायिक अगर पूर्वानुमान लगाना है, तो इसलिए भी जो बहुलक होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर नेक्स्ट आ रहा है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, आवृत्ति बहुभुज, है ना, ये रेखागणित में होता है। रेखागणित में हम देखें कि जब हमको वर्ग दे रखे और हम आयत के स्तंभ बनाते हैं, जो सबसे ऊंची जो मीनार होती है, सबसे बड़ा जो आयत होता है ना, तो उसके आधार पर हम बहुलक का निर्धारण करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आवृत्ति बहुभुज। तो आवृत्ति बहुभुज का प्रयोग है, तब वो बहुलक को ज्ञात करने में किया जाता है। और इसी प्रकार से कम और से अधिक जो संचय आवृत्तियां होती है, उसके आधार पर हम जो वक्र बनाते हैं, और वक्र एक दूसरे को जब काटते हैं तो वो तोरण जैसी स्थिति हो जाती है, इसलिए हम इसे तोरण वक्र भी कहते हैं। तो तोरण वक्र के आधार पर या से कम या से अधिक वक्रों के आधार पर किसको ज्ञात किया जाता है, मध्यिका को ज्ञात किया जाता है। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लग रहे हैं लेकिन ये थ्योरी वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस एक बार रिपीट करते हैं, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग 0 होता है, तो किस माध्य से लिए पदों से लिए गए विचलनों का योग 0 होता है, तो समांतर माध्य से। फिर देख सकते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का अगर अपन को समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो n+1/2 आ जाएगा। फिर आ जाएगा समांतर माध्य एक ऐसा माध्य होता है जो सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है ना, केवल यही होता है ना, इसका मतलब जो बहुलक और मध्यिका होंगे वो सभी पद मूल्यों पर आधारित नहीं होते, यानी कि वो सीमांत पदों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुणात्मक तथ्यों के लिए क्या उपयोगी हो जाएगा, मध्यिका, और फैशन मौसम पूर्वानुमान व्यापारिक पूर्वानुमान के लिए बहुलक उपयोगी हो जाएगा। आवृत्ति बहुभुज का प्रयोग बहुलक को ज्ञात करने में करते हैं, और से कम और से अधिक यानी कि तोरण वक्र का जो प्रयोग होगा वो मध्यिका को ज्ञात करने में किया जाता है। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और अधिकांश क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो ये साथी बहुत इंपॉर्टेंट थे। देखो बहुत छोटा और बहुत इजी पोर्शन हमने पढ़ा, एक बार हम बहुत हल्का सा अपन रिपीट करते हैं। सबसे पहला रहा है जो अपना आ जाएगा, एक तो गणितीय माध्य, और एक आ जाएगा अपना जो स्थिति संबंधी माध्य था, है ना। तो इनमें से कौन सी चीज शामिल नहीं होती है, निम्न में से स्थिति संबंधी माध्य नहीं है ना, तो ये ध्यान रखें कि किन में से कौन सी चीज आ रही, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एक्स बार, एम और जेड की व्यक्तिगत श्रेणी के सवाल है। एक्स बार में यानी कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, समांतर माध्य समेशन x/n आ जाएगा। मध्यिका में क्या करेंगे हम, सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे, ये चीज नहीं भूलेंगे आप, है ना, आरोही अवरोही क्रम में जाएंगे, और n+1/2 पद का मान क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें से। और बहुलक में से
सीधा सीधा क्वेश्चन वहां से आने की संभावना है। बहुलक का क्वेश्चन या तो आवर्ती बहुभुज से आएगा या फैशन या व्यापारिक या मौसम पूर्वानुमान से आ सकते हैं। तो फिर उसके बाद देखिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ा था तीनों में रिलेशन, यानी कि एक्स बार एम और जेड है ना, यानी कि जेड बराबर 3m - 2x बार, यहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है। और ये जो 8 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज का जो सेशन होगा, जो आप लोग छोड़ने जा रहे थे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे छोड़े नहीं, एक बार ध्यान से समझें। और यदि अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, तो आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। लेकिन चूंकि इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा सिलेबस है, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सिलेबस है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो पोर्शन है वो इनफ है। मुझे पूरी उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।